अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मोशन इन टू डायमेंशन चल रहा है हमारा। और जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर का जो पहला पोर्शन है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन वाला है वो कम्प्लीटली ख़त्म कर चुके हैं। यानी कि उसकी जितनी भी थ्योरी थी और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो सारे के सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो से हम लोग जो दूसरा पोर्शन है इस चैप्टर का जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर बेस करता है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लोगों के जो टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, सबसे पहले तो हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन को देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। और फिर सर्कुलर मोशन को समझने के लिए जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं उनमें से जो सबसे पहला पैरामीटर है उसे हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं यानी कि इसकी यूनिट क्या है और यूनिट के बाद इसका रिलेशन क्या है लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ, और फिर जो इसकी हम लोग यूनिट पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन और उसका रिलेशन डिग्री के साथ क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने समझनी है। अच्छा, लेक्चर फिर जो होगा ये हमारे पास वो लेक्चर नंबर शायद 3 होगा, क्योंकि 2 लेक्चर हम लोग जो है वो कवर कर चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन वाले पोर्शन के अंदर, और फिर हम लोगों ने जो है वो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर दिए थे। तो इसलिए लेक्चर का जो नंबर है वो ये लेक्चर नंबर 3 है। अच्छा, पैरामीटर से क्या मुराद, ये जो हम लोग पैरामीटर पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला। पैरामीटर्स का मतलब कि वो चीज़ें कि जो हमें रिक्वायर्ड हों किसी चीज़ को समझने के लिए। जैसे अगर हम लोग बात करें कि मैट्रिक क्लास के अंदर या फिर फर्स्ट ईयर के भी तीसरे चैप्टर के अंदर हम लोगों ने मोशन इन वन डायमेंशन को जो है वो काफ़ी डिटेल के अंदर समझा। मोशन इन वन डायमेंशन, यहाँ पे लिख दो कि वन डायमेंशन, या फिर इसे जो है वो हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी या फिर लीनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो लीनियर मोशन आपके पास एक चीज़ थी या फिर मोशन इन वन डायमेंशन आपके पास एक चीज़ थी। इसे समझने के लिए आपको कितनी ऐसी चीज़ें थी जो समझनी पड़ी या फिर जिनकी मदद से आप लोगों ने जो है वो इसको समझा। काफ़ी सारी चीज़ें थी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसके बाद जो है वो आपके पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, डिस्टेंस वगैरह था और कुछ रिलेशंस वगैरह थे। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स थे, पैरामीटर्स कि जिनकी मदद से हमने एक चीज़ को जो है वो समझा। इसी तरह अब जो है वो हम लोग चूँकि सर्कुलर मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं जो कि मोशन इन टू डायमेंशन की ही एक टाइप है, तो सर्कुलर मोशन को समझने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें वो सारे के सारे पैरामीटर्स कहलाते हैं, सर्कुलर मोशन के पैरामीटर्स। और इसके अंदर भी फिर सारी की सारी वही चीज़ें आती हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके बाद आपके पास कुछ मज़ीद होते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी आती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आती है जो आपने मैट्रिक क्लास के अंदर भी पढ़ी थी, और इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह भी आती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आप लोग पढ़ोगे तो तभी आप लोगों को समझ में आएगी कि सर्कुलर मोशन जो है वो असल में होती क्या है। तो तभी आज जो है वो हम लोग पहला पैरामीटर सर्कुलर मोशन का पढ़ेंगे जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। समझेंगे इसको कि ये क्या है, कैसे जो है वो हमारे पास इसकी डेफिनेशन में क्या बता रही है, यूनिट क्या है, रिलेशन वगैरह क्या है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन से। और डेफिनेशन के मुताबिक मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड सर्कुलर पैथ विथ कांस्टेंट स्पीड, ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने जहन में रखनी है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जहन में रखना है कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पैथ के ऊपर मूव करे तो इस तरह की मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पैथ के अराउंड मूव करे तो इस चीज़ को या फिर इस तरह की मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक चीज़ का यहाँ पे आप लोगों ने जो जहन में रखना है वो ये वाला रखना है कि यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड का नाम दिया गया है, कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम नहीं दिया गया। काफ़ी सारे बच्चे जो है वो, बल्कि बहुत ही सारे बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं कि इस स्पीड को और वेलोसिटी को जो है वो सेम समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। स्पीड आपके पास क्या है, अच्छा ये सिंपली जो थी वो आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन थी कि अगर कोई बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट
कांस्टेंट स्पीड के साथ किसी सर्कुलर पैथ के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। दो चीज़ें और जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ये जो है वो इसकी एग्जांपल होगी कि किसी सर्कुलर पैथ के अराउंड कांस्टेंट स्पीड से कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपके पास कहलाएगी। अच्छा, ये आपके पास क्या है? 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन। और जैसे कि चैप्टर के स्टार्ट में हम लोगों ने ये चीज़ समझी भी थी कि जो सर्कुलर मोशन होती है वो हमारे पास क्या होती है? 2 डायमेंशन। और जो चैप्टर का नाम है वो भी हमारे पास यही है कि मोशन इन 2 डायमेंशन। तो ये उसकी दूसरी एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि कौन सी थी? प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ इस तरह से। और जो अभी हम लोग चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि पूरी कंप्लीट जो है सर्कल के अंदर इस तरह से होती है। तो एक चीज़ ये हो गई कि ये 2D मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और फिर एक जो चीज़ है वो आप लोगों ने ये समझनी है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हर पॉइंट मूव कर रहा होता है सर्कल के अंदर। उस बॉडी का, कि जो बॉडी सर्कुलर पैथ के अंदर मूव कर रही है, उस बॉडी के ऊपर हर पॉइंट, फर्ज करो कि अच्छा ये वाली चीज़ जो हम लोग मिटा देते हैं और यहाँ पे जो है ये फिर दोबारा से कर लेंगे डेरिवेशन, इस डेरिवेशन को दोबारा से कर लेंगे। यहाँ पे अभी अगर हम लोग समझें तो फ़र्ज़ करो कि ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है या फिर बॉडी है, और ये सर्कुलर मोशन जो है परफॉर्म कर रहा है, सर्कल के अंदर जो है मूव कर रहा है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये हमें क्या बता रहा है? सबसे पहले तो ये सारी की सारी चीज़, बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो क्लियर हो गई होंगी, बच्चों वाली थी। 2 डायमेंशनल मोशन है और अगर कोई बॉडी सर्कल के अंदर मूव करे कांस्टेंट स्पीड के साथ तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। इस वाले पॉइंट को अगर समझें कि ईच पॉइंट मूव्स इन अ सर्कल, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो उस बॉडी का हर एक पॉइंट, उस बॉडी के ऊपर हर एक पॉइंट जो है वो सर्कल को फॉलो कर रहा होता है, फिर वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा होता है। अब फर्ज करो कि ये वाली जो बॉडी है यूँ इस तरह से सर्कल के अंदर जो है वो मूव कर रही है, तो इस बॉडी के ऊपर हर एक पॉइंट को जब आप लोग देखोगे, इस बॉडी के ऊपर अगर हर एक पॉइंट को देखोगे तो वो सारे के सारे पॉइंट, हर एक पॉइंट जो वो सर्कल को ही फॉलो कर रहा होगा, या फिर वो सारे के सारे पॉइंट सर्कल के अंदर मूव कर रहे होंगे। ये वाला पॉइंट भी सर्कल के अंदर मूव करेगा, ये वाला पॉइंट भी सर्कल के अंदर मूव करेगा, ये वाला पॉइंट भी जो सर्कल के अंदर मूव करेगा, ठीक है। तो ये भी जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा था वो भी क्लियर हो गया कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो उस बॉडी का हर एक पॉइंट जो है वो सर्कल बना के सर्कल के अंदर जो मूव कर रहा होता है। अब जो चीज़ उन्होंने वहाँ पे लिखी भी है कांस्टेंट स्पीड वाली, यहाँ पे इन्होंने स्पीड लिखा है, कांस्टेंट स्पीड। और कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब? कि जो आपके पास वैल्यू है स्पीड की वो चेंज नहीं होगी। अगर 20 मीटर पर सेकंड की जो है वो आपके पास स्पीड से कोई गाड़ी मूव कर रही है सर्कल के अंदर, तो वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही मूव करनी चाहिए, तभी वो जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगी। एक चीज़ जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे इन्होंने वेलोसिटी का नाम नहीं दिया, वेलोसिटी का नाम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो आपके पास वेलोसिटी होती है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। क्या क्या? एक जो है वो आपके पास मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या? डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। और स्पीड क्या होता है? जस्ट आपके पास मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो वहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। अगर वेलोसिटी की आप लोग बात करो तो वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों की दोनों जो है वो एक ही चीज़ हैं। वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने मैट्रिक के अंदर भी एक चीज़ पढ़ी थी कि वेलोसिटी जो है वो आपके पास 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और जो मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ वो हम लोग वो जो है वो आपके पास स्पीड कहलाती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हो कि जो वेलोसिटी है वो बेसिकली स्पीड प्लस डायरेक्शन से मिलके बनती है। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी का आपके पास सिर्फ एक जो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी को बनाता है ये कांस्टेंट रहेगा, जबकि डायरेक्शन के साथ क्या हो रहा होगा? डायरेक्शन आपके पास कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही होगी। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग मज़ीद डिटेल के अंदर जब हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को पढ़ रहे होंगे तब वहाँ पे जो है उसको मज़ीद क्लियर भी करेंगे। अभी सिर्फ आप लोगों ने जो है वो ध्यान में रखना है कि स्पीड यानी कि जो मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ वो कांस्टेंट रहता है। और मैग्नीट्यूड से मुराद कि अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो मूव कर रही है तो वो 20 ही रहेगा पूरा, जब तक वो सर्कल के अंदर मूव करती रहेगी। डायरेक्शन की बात नहीं की, अगर डायरेक्शन ऐड करोगे तो तब वो वेलोसिटी बनेगी। अभी आप लोगों ने जो है वो ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि स्पीड का बोला हुआ है कि वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी का नहीं बोला हुआ।
ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रख ली तो आगे जब हम लोग जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को जब स्टडी कर रहे होंगे तो तब ये वाला वहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वहाँ पे भी आएगा और तब हम मज़ीद इसको जो है वो क्लियर कर लेंगे। अभी सिर्फ आप लोगों ने जो ये इतना ही ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन चेंज हो रही होती है और डायरेक्शन वाला भी हमने जो है वो कॉन्सेप्ट मैट्रिक के अंदर क्लियर किया हुआ था। चलो उसको भी देख लेते हैं अभी, उसको भी जो भी अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि डायरेक्शन किस तरह से चेंज हो रही होती है। फ़र्ज़ करो कि कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल के अंदर इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, और इनिशियली जो है वो इस पॉइंट के ऊपर था, फिर हमें पता है कि वो इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, फिर इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, फिर इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, फिर इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा और इस तरह से जो है सर्कल के ऊपर मूव कर रहा होता है। तो अगर कोई बोले या फिर अगर मैं अभी आपसे सवाल करूं कि बताओ कि क्या वेलोसिटी इस वाली बॉडी की कि जो सर्कल के अंदर मूव कर रही है कांस्टेंट हो सकती है? कांस्टेंट जो है वो हो सकती है उस बॉडी की कि जो सर्कल के अंदर मूव कर रहा हो। और ये काफ़ी सारे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ये टीचर्स वगैरह पूछते भी हैं, या क्या पता आपकी जो है वो एमसीक्यूज वगैरह के अंदर आ जाए कि बताओ कि वेलोसिटी जो होती है किसी बॉडी की जो कि सर्कुलर पैथ के ऊपर मूव कर रही है वो कांस्टेंट हो सकती है या फिर कांस्टेंट होती है फिर नहीं होती। काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे यस, या फिर यहाँ पे जो टिक लगा देंगे कि हाँ कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर की जो बॉडी होती है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होती है। भाई यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है, स्पीड का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, और ये जो है ये आपके पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी दो चीज़ों से मिलकर बनती है जो कि स्पीड प्लस डायरेक्शन होती है। और अगर यहाँ पे आप लोग डायरेक्शन को देखो तो डायरेक्शन तो हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है। इस पॉइंट के ऊपर जो इस बॉडी की डायरेक्शन थी वो कहाँ थी? कुछ इस तरह से, मतलब अगर ये सर्कल छोड़ेगी तो कहाँ जाएगी? कुछ इस तरह से जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे है। फिर जब वो यहाँ पे आएगी तो इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी? यहाँ पे। फिर जब वो यहाँ पे आएगी इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी? यहाँ पे। इस पे जो है वो यहाँ पे हो जाएगी, इस पे जो है वो यहाँ पे हो जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है बॉडी की। उसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही होती है सर्कुलर मोशन के अंदर, और ये कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही होती है, ये कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही होती है वेलोसिटी। और जबकि हम लोग स्पीड की बात करें तो स्पीड जो होती है वो आपके पास कांस्टेंट होती है। ये वाली चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि स्पीड यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड जो होता है वो आपके पास कांस्टेंट रहता है। तो बस इतना जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो कॉन्सेप्ट इतना बहुत है। यही वाला कॉन्सेप्ट जो जब हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को स्टार्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप लोगों के काम आएगा, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सिंपल सा, और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है समझने का वो भी हम लोगों ने समझ लिया। और इसी तरह की मोशन को पूरे हम लोग जो है वो आगे लेक्चर्स के अंदर स्टडी कर रहे होंगे। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर सिर्फ सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स में से सबसे पहला जो पैरामीटर है वो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या चीज़ होता है, या फिर ये सर्कल के अंदर हम लोग जो है वो कैसे देखते हैं, या फिर जब कोई बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही होती है तो जो डिस्टेंस है वो लीनियर से एंगुलर कैसे बन जाता है, या एंगुलर को हम लोग क्यों देख रहे होते हैं, वो अभी जो है हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ने के बाद डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क S that is a small segment of circle is called angular displacement, जिसे हम लोग थीटा या फिर इस वाले सिंबल से शो करते हैं। अब ये जो बात हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी, अगर उसे हम जो है वो उर्दू के अंदर सिंपली समझें तो जब कोई बॉडी सर्कल के ऊपर मूव कर रही होती है तो बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो जो है वो लीनियर डिस्टेंस ही जो है वो ट्रैवल कर रही है। जैसे कि हम लोगों ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट की या फिर लीनियर डिस्टेंस की जो है वो डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा था कि अगर हम लोग सर्कुलर या कर्व पैथ को छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तोड़ दें तो जो बॉडी है वो आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही ट्रैवल कर रही होती है। बज़ाहिर वो बॉडी लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही ट्रैवल कर रही होगी, लेकिन एक चीज़ अगर हम लोग देखें तो जब वो आपके पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जाती है सर्कल के अंदर, तो एक और चीज़ है जो चेंज हो रही होती है,
और सर्कुलर मोशन के अंदर हम लोग उसी को जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं। अब फर्ज करो कि ये हमारे पास जो है एक सर्कल है, ठीक है, या फिर इसको अलग अगर यहाँ पे हम लोग बनाएं तो ये आपके पास जो है वो सर्कुलर पैथ है और एक बॉडी ने जो है वो ट्रैवल करना स्टार्ट किया। पहले वो यहाँ पे थी इस पॉइंट के ऊपर, इसको हम लोग P1 बोल देते हैं, जो हमने वहाँ पे डायग्राम बनाई भी है उसी को यहाँ पे समझते हैं और फिर वो जो वहाँ पे बनी हुई वो आप लोग देख लेना। इस पॉइंट के ऊपर थी बॉडी, इस पॉइंट से मूव करते करते जो है वो इस पॉइंट के ऊपर आ गई, जो कि आपके पास पॉइंट 2 है, मतलब 2 पोजीशंस है। इनिशियली यहाँ पे थी, फिर जो है वो आपके पास यहाँ पे आ गई। अब अगर इनिशियली आप लोग बाजार आप लोग देखो तो इस गाड़ी ने, इस बॉडी ने जो है वो लीनियर डिस्टेंस ही ट्रैवल किया है, इस तरह का कर्वीलीनियर जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं वही ट्रैवल किया है। लेकिन अगर हम लोग इस पूरे के पूरे सर्कल को देखें तो यहाँ पे एक और चीज़ भी चेंज हुई है, जो कि इस सेंटर के ऊपर बनने वाला एंगल है, जो कि इस सेंटर के ऊपर बनने वाला एंगल है। पहले जब वो बॉडी यहाँ पे थी और थोड़ा सा आगे गई तो क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल है जो इसके सेंटर के ऊपर बन रहा है, इसके अंदर इजाफा आता गया। अब जो है वो ये इतना हो गया, ठीक है। और फिर अगर फ़र्ज़ करो कि बॉडी मूव करते करते जो है वो यहाँ तक आ गई या फिर यहाँ तक आ जाए, जिसे हम लोग बोल देते हैं कि ये पॉइंट 3 है, तो अब क्या होगा कि ये जो आपके पास एंगल है ये भी आस्ते आस्ते बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को, इस एंगल को कि जो सर्कल के सेंटर के ऊपर सबटेंड हो रहा होता है, जो कि सर्कल के सेंटर के ऊपर बन रहा होता है, एक लीनियर डिस्टेंस की वजह से, एक लीनियर आर्क की वजह से, इसको हम लोग बेसिकली आर्क बोलते हैं, किसी आर्क की वजह से कोई जो आपके पास एंगल है सबटेंड हो सर्कल के सेंटर के ऊपर, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और वही चीज़ इन्होंने जो यहाँ पे भी लिखी हुई है कि वो एंगल कि जो सबटेंड हो सेंटर ऑफ अ सर्कल के ऊपर, किसकी वजह से, आर्क की वजह से, जो कि असल में क्या है एक स्मॉल सेगमेंट है सर्कल का, जो कि एक स्मॉल सेगमेंट है सर्कल का। और अगर आप लोग देखो तो ये पूरे का पूरा सर्कल है और ये सर्कल का ही एक छोटा सा जो है वो सेगमेंट है। इस सर्कल के छोटे से सेगमेंट की वजह से जो एंगल सबटेंड हो आपके पास सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यही हमारे पास बेसिकली जो है वो एंगल की भी डेफिनेशन होती है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन, क्या बोलते हैं आपके पास, दो आर्क, तो उसको जो हम लोग एंगल बोल रहे होते हैं। तो यही चीज़ जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। मतलब जब कोई बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही होती है तो हम लोग जब कोई बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही होती है तो जिस डिस्टेंस को या जिस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं, वो कौन सा डिस्टेंस होता है, वो एंगुलर डिस्टेंस होता है। मतलब एंगल के अंदर हम लोग बता रहे होते हैं कि किसी बॉडी ने इतना एंगल जो है वो कवर किया या फिर इतना एंगुलर डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। अब फर्ज करो कि किसी सर्कल के अराउंड एक बॉडी ने जो है वो 4 चक्कर लगा लिए, ठीक है। इस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया चलना, ये आपके पास जो है वो सर्कल है। दोबारा से अगर हम लोग बनाएं, ठीक है, दोबारा से अगर हम लोग बनाएं तो ये आपके पास जो है वो एक सर्कल है और एक बॉडी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया इस सेंटर के अराउंड और 4 चक्कर जो है कंप्लीट कर लिए, पूरा घूम के आई यहाँ तक, फिर पूरा घूम के आई यहाँ तक, फिर पूरा घूम के आई यहाँ तक। तो अब सर्कल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि लीनियर डिस्टेंस को छोड़ के, लीनियर डिस्टेंस कौन सा होगा, जो इस पूरे सर्कमफेरेंस के ऊपर सर्कल जो बॉडी है वो मूव कर रही होगी, इसको छोड़ के हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास बॉडी है उसने सर्कल के 4 चक्कर लगाए हैं। या फिर एंगल के अंदर हम लोग बताते हैं कि 360 डिग्रीज, ठीक है, फिर प्लस 360 डिग्रीज, प्लस 360 डिग्रीज और प्लस 360 डिग्रीज, या फिर इसको जो है वो आप लोग 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो कि भाई एक सर्कल के अंदर आपके पास 360 डिग्रीज होते हैं, तो जो आपके पास एंगुलर या फिर एंगल होगा वो कितना होगा, 360 मल्टीप्लाइड बाय 4। या फिर अगर 4 को आप लोग ना देखो, थोड़ा सा भी देखो कि ये जो बॉडी है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो चल के गई है, तो हम लोग एंगुलरली किस तरह से बताएंगे कि जो हमारे पास एंगल बना है इसके चलने से, इस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जो आपके पास एंगल बना है इसके ऊपर वो कितना बना है, वो सिंपली आप बता दोगे कि भाई 45 डिग्री बना है या फिर इतना बना है या इतना बना है। तो सर्कल के अंदर हम लोग इस तरह से डिस्टेंस को बता रहे होते हैं और तभी इसका नाम जो है हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि हम लोग इसके अंदर एंगल को जो है वो देख रहे होते हैं।
तो ये आपके पास जो है वो इसकी डेफिनेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, और आसान है सबसे जो है वो मतलब इजीली आपको याद भी हो जाएगी कि वो एंगल के जो सबटेंड हो रहा हो, जो बन रहा हो सर्कल के सेंटर के ऊपर, किस वजह से, एक आर्क की वजह से, जिसे हम लोग एस से डिनोट कर रहे होते हैं। और ये असल में जो होता है वो आपके पास एक स्मॉल सेगमेंट होता है सर्कल का ही, इसे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसको डिनोट किससे करते हैं, थीटा से, और ये थीटा ही होता है। अब अगर यहाँ पे देखो आप लोग, तो इस डायग्राम के अंदर जो हमारे पास इस सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आर होता है। तो ये आपके पास रेडियस, हमने तभी जो यहाँ पे डिनोट जो किया हुआ है ये रेडियस है। और ये जो आपके पास डिस्टेंस है या फिर ये जो आपके पास चीज़ है ये एंगल है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये 0.1 0.2 यानी कि इनिशियल पोजीशन, और ये जो है आपके पास फाइनल पोजीशन। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चीज़ है ये आपके पास एस है। और इसी एस को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, लीनियर डिस्टेंस। इस एस को हम लोग लीनियर डिस्टेंस बोल रहे होते हैं कि ये आपके पास क्या है, लीनियर डिस्टेंस, यानी कि बॉडी ने जो है वो लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल किया। और इस लीनियर डिस्टेंस की वजह से सर्कल के सेंटर के ऊपर एक और चीज़ जो है वो उसका इजाफा हुआ, या फिर एक और चीज़ जो है वो बनी। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को अगर हम लोग देखें तो उससे जो है वो एक चीज़ बनी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास एस, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये जो है आपके पास क्या है, रेडियस है। तो बस ये आप लोगों को जो है वो भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यूनिट है। एंगल को हम लोग कौन से यूनिट के अंदर मेजर कर रहे होते हैं ये तो तकरीबन सभी को पता है। फिजिक्स के अंदर भी और मैथ्स के अंदर भी जो है वो आप लोग काफ़ी इस्तेमाल करके आए हुए हो एंगल को। और एंगल को तो अभी हम लोग पिछली जो है वो पोर्शन के अंदर भी और पिछले चैप्टर के अंदर भी जो काफ़ी डिटेल के अंदर जो है वो हम लोगों ने, आप लोगों ने बचपन से आप लोग यूज़ करते हुए आ रहे हो। तो यूजुअली इट इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज। सबको पता है कि यूजुअली जो है वो आपके पास एंगल डिग्री के अंदर मेजर हो रहा होता है। बट देयर इज़ अनदर यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एक और भी जो आपके पास यूनिट होती है जिसे हम लोग रेडियन बोलते हैं। और ये चीज़ आप लोगों ने अपने कैलकुलेटर के अंदर भी देखी होगी कि जो आपके पास मॉड होता है शायद उसके अंदर एक तो आपको यूँ डिग्री लिखा हुआ दिख रहा होता है, एक जो होता है वो आपके पास रेडियन होता है, RAD। रेडियन जो है वो भी जो है वो आपके पास एंगुलर की या फिर एंगल की एक यूनिट है। और ये क्या है, इसका रिलेशन क्या है डिग्री के साथ, और इसको हम लोग किस तरह से जो है वो कन्वर्ट करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आगे हम लोग जो है वो इसको पढ़ने के बाद, ये वाला जो रिलेशन है एंगुलर और लीनियर वाला, इसको पढ़ने के बाद दोबारा से जो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे कि रेडियन होता क्या है और फिर रेडियन का रिलेशन क्या है डिग्री के साथ, या फिर कैसे हम लोग डिग्री के अंदर का कोई वैल्यू हो तो उसको रेडियन के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास जो ज़्यादातर यूनिट इस्तेमाल हो रही होगी न्यूमेरिकल्स के अंदर शायद वो रेडियन वाली हो, और अगर रेडियन के अंदर ना भी हुई, डिग्री के अंदर हुई, तो हमें कन्वर्जन हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर ही जो सीख लेंगे कि डिग्री से रेडियन के अंदर किस तरह से जाते हैं और रेडियन से कितने मतलब डिग्री के अंदर हम लोग किस तरह से जाते हैं, मतलब एक डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं या फिर एक रेडियन कितने डिग्री से मिलके बनता है, ये सारी की सारी चीज़ें फिर जो भी हुआ हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर वो उस हिसाब से जो हम लोग आगे देखते जाएंगे। वैसे जो SI यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो SI यूनिट है वो आपके पास रेडियन ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो आंसर बताना होगा अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर वो रेडियन के अंदर कन्वर्ट करके बताना होगा कि इतने रेडियन जो है वो बॉडी ने एंगुलर या फिर सर्कल के अंदर जो है मूव किया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है कवर किया। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिट हो गई। एक जो थी वो आपके पास डिग्री थी जिसको हम लोग यूजुअली आमतौर पे जो मेजर कर रहे होते हैं, लेकिन जो SI यूनिट है वो आपके पास क्या है, रेडियन। वो आपके पास क्या है, रेडियन। अब हमारे पास जो है वो रिलेशन भी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में रिलेशन क्या है ये भी हम लोग जो है वो यहाँ पे ड्राइव करके लेके आते हैं। और अभी हम लोग जब समझ रहे थे इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो तब भी हमने देखा कि ये जो हमारे पास S है जो सरकमफेरेंस के ऊपर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बॉडी, वो बेसिकली क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही तो है। अभी यहाँ पे हमने S लिखा था कि S जो है वो आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा जो है वो आपके पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये R जो है आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। तो इनके दरमियान रिलेशन क्या है, इन तीनों चीज़ों के दरमियान आपस में रिलेशन क्या है। अगर एक फार्मूला हम लोग ड्राइव करना चाहें
तो किस तरह से जो है एक फार्मूला बनेगा या फिर इनका रिलेशन आपस में किस तरह से बनेगा। और इस रिलेशन को निकालने के बाद हमारे पास क्या क्या आएगा कि एक इक्वेशन आएगी जिसके अंदर एस भी आ रहा होगा यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी, और आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा होगा, और ये आर जो है वो आपके पास ये भी आ रहा होगा। और फिर वही वाली चीज़ जो है वो हम लोग आगे अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक फार्मूला बनेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का, कब कि जब आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो दिया हुआ हो, रेडियस दिया हुआ हो सर्कल का। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन करें, छोटी सी है। अगर यहाँ पे लिखे हम लोग कि फ्रॉम फिगर, इस फिगर से अगर हम लोग देखें तो हमें क्या चीज़ पता लग रही है कि जैसे जैसे ये जो आपके पास एस है, ये जो आर्क है, ये बढ़ती जाएगी, एंगल की जो वैल्यू वो भी बढ़ती जाएगी। दोबारा से समझ लें कि आपके पास सेंटर है, यहाँ तक जो है वो आपके पास फ़र्ज़ करो कि जो बॉडी थी वो पहले यहाँ पे थी, ठीक है, इनिशियल पोजीशन के ऊपर। अब जैसे जैसे वो यहाँ से आगे की तरफ मूव करती जाएगी, जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करती जाएगी, तो जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ज़ाहिर सी बात है कि वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। पहले फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे थी, अब इस इनिशियल पोजीशन से आप लोग जो है वो इसको देखो, मैंने इसको ऊपर किया और करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, जैसे जैसे ऊपर करता जा रहा हूँ तो ये जो एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। पहले अगर यहाँ पे देखो तो कम होगी, कोई 10 या 20 डिग्री के करीब करीब होगी, और फिर अगर जो है वो मैं इसको बढ़ाता जाऊँ तो आस्ते आस्ते बढ़ती जा रही है, ये 90 पे पहुँच गया, ये जो आपके पास 90 से भी बढ़ गया, और करते 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 जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं, ये एस और जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो यहाँ पे बन रहा है यानी कि ये थीटा, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन बन रहा है। दो ही रिलेशन हम लोगों ने पढ़े हैं, एक जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है और एक जो है वो आपके पास इनवर्स रिलेशन होता है। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। फिगर से हमें ये देखने को मिला कि एस और थीटा के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। और डायरेक्ट रिलेशन को किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। ये भी चीज़ जो है हम लोग पीछे काफ़ी बार पढ़ के आ चुके हैं, तो इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिगर से तो हमें ये पता लग गया, फिगर से तो हमें ये पता लग गया कि एस जो है वो आपके पास डायरेक्ट रिलेशन में थीटा के साथ। जितना ज़्यादा जो है वो ये आर्क बढ़ती जाएगी, जितना ज़्यादा ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा, इसकी भी वैल्यू उतनी बड़ी बड़ी या फिर उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो जब ये हटता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, तो एक इज इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, एक इज इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, ज़ाहिर सी बात है, और थीटा साथ में इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर यहाँ पे आप लोग देखो तो कौन सी चीज़ है जो ऐसी है कि वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इसके बढ़ाने से, ठीक है, एस बढ़ा रहे हो, एस की वैल्यू चेंज हो रही है, थीटा की भी वैल्यू चेंज हो रही है, और किस तरह से चेंज हो रही है, डायरेक्ट रिलेशन के साथ। एक चीज़ ऐसी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, और वो कौन सी है, ये वाला आर, रेडियस। यहाँ पे अगर देखो तो ये तब भी उतना ही परफेक्ट। अगर आप लोग सर्कल देखो तो परफेक्ट सर्कल के अंदर आप बॉडी को कहीं भी ले जाओ, जो रेडियस है वो तो उतना ही रहता है ना, वो कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब कि इस वाले केस के अंदर जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी हमारे पास, वो क्या आएगी, आर। तो एस इज इक्वल्स टू आर और साथ में थीटा। ये आपके पास जो है वो डेरिवेशन है, या फिर ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कि एस जो है वो इज इक्वल है आर थीटा के। और ये आपके पास जो है वो पहली इक्वेशन है कि जिस इक्वेशन की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसकी मदद से, कि अगर आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ये यहाँ पे क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये इन दोनों का रिलेशन है, एंगुलर और लीनियर का आपस में जो है वो रिलेशन है कि अगर आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी भी हो और सर्कल का सेंटर जो रेडियस है वो भी आपको दिया हुआ हो, और आपसे पूछा जा रहा हो कि बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आर यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा एस अपॉन आर। मतलब इन तीनों चीज़ों में से आपको अगर दो चीज़ें दी हुई हो तो आप तीसरी चीज़ आराम से निकाल सकते हो, बाकी तो सारी सारी मैथमेटिक्स होगी। तो ये हमारे पास जो था वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड चीज़ें थी, यूनिट और रिलेशन वगैरह। अब जो आखिरी चीज़ आज की वीडियो के लिए रह गई है वो हमारे पास क्या रह गई है, डिग्री रेडियन की डेफिनेशन। ठीक है, रेडियन की डेफिनेशन और साथ ही साथ रेडियन का रिलेशन कि डिग्री और रेडियन का आपस में क्या रिलेशन है, तो उसे भी देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को जो है हम लोग एंड करेंगे। जी, तो ये हमारे पास सबसे पहले तो डेफिनेशन है रेडियन की
या फिर इसे आप लोग यूं भी कह सकते हो कि एक रेडियन किसको बोलते हैं हम लोग, एक रेडियन क्या होता है। इस डेफिनेशन के बाद आप लोगों को ये समझ में आएगा कि एक रेडियन कब बनता है या फिर किस को हम लोग एक रेडियन बोलते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास सबसे आखिरी जो चीज़ है वो रिलेशन है कि डिग्री और आपके पास जो रेडियन है इसका क्या रिलेशन है, मतलब एक रेडियन के अंदर कितने डिग्री आते हैं, कितने डिग्री आते हैं। या फिर इसको उल्टा भी करके हम लोग समझ सकते हैं कि एक डिग्री के अंदर कितने आपके पास रेडियन आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को इसके बाद जो समझ में आ जाएगी। सबसे पहले अगर एक रेडियन की बात करें या फिर डेफिनेशन की बात करें रेडियन की, तो द थीटा या फिर इसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 1 रेडियन के बराबर कब होगा, एट द सेंटर। जाहिर सी बात है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, फिर जो एंगल होता है वो सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर ही होता है। तो शुरू में आप लोगों को ये बताया हुआ है कि जो एंगल है आपके पास, जो सर्कल के सेंटर के अंदर या सेंटर के ऊपर जो है फॉर्म होता है, इसकी वैल्यू 1 रेडियन कब होती है, व्हेन s बिकम्स इक्वल टू r, जब आपके पास s बराबर हो जाए r के। s का मतलब कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू बराबर हो जाए रेडियस ऑफ द सर्कल के, तो आपके पास जो थीटा की वैल्यू है वो क्या किसके बराबर कराएगी, 1 रेडियन के बराबर। द थीटा एट द सेंटर व्हेन s बिकम्स इक्वल टू r इज कॉल्ड 1 रेडियन। और इसे आप लोग फॉर्मूले से भी जस्टिफाई कर सकते हो कि हमने भी पीछे क्या पढ़ा, ये लिखा हुआ है सबसे पहले s इज इक्वल्स टू आर थीटा। और अगर थीटा को देखो तो आपके पास थीटा की वैल्यू या फिर थीटा निकालो इस वाले फॉर्मूले से, तो क्या होगा, आर वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एस अपॉन आर। अब ये जो थीटा है ये 1 कब बनेगा, जब आपके पास एस पी बराबर हो आर, जब आपके पास एस जो है इसकी वैल्यू बराबर हो जाए आर के। जैसे अगर एस की वैल्यू 4 है, आर की भी वैल्यू 4 है, तो थीटा की क्या वैल्यू आएगी आपके पास 1, क्योंकि 4 1 1 और 4 1 1, तो थीटा की क्या वैल्यू आएगी 1। तो ये जो 1 होगा ये आपके पास रेडियन कहलाएगा, ये जो 1 होगा ये आपके पास 1 रेडियन कहलाएगा। इसकी जो यूनिट बनेगी वो 1 रेडियन बनेगी, कब, कि जब आपके पास s बराबर हो जाए r के। मतलब जितना इस सर्कल का रेडियस है उतना ही ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये उतना ही कवर हो जाए, या फिर उतनी ही वैल्यू अगर आप लोग s की भी लो तो आपके पास जो थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये थीटा जो बनेगा वो कितना बनेगा, 1 रेडियन का थीटा बनेगा, फिर 1 रेडियन के बराबर जो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि जितना आपके पास किसी सर्कल का रेडियस है, किसी भी आप सर्कुलर पैथ के ऊपर खड़े हो, उस सर्कुलर पैथ का जितना भी रेडियस है सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस के ही बराबर अगर आप एक आर्क या फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करो और उतना ही डिस्टेंस आप जो है वो इस सर्कुलर पैथ के ऊपर मूव करो, तो इतने सर्कुलर पैथ के ऊपर डिस्टेंस मूव करने की वजह से, इतना लीनियर डिस्प्लेसमेंट इस सर्कुलर पैथ के ऊपर मूव करने की वजह से जो एंगल फॉर्म होगा सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर, उस एंगल को या फिर उस एंगल की जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, 1 रेडियन। इससे आसान लफ्ज़ों में जो है वो अब ये बात समझ में नहीं आ सकती। दोबारा से सुनना इसको कि किसी सर्कुलर पैथ के ऊपर आप लोग खड़े हुए हो, उस सर्कुलर पैथ का जितना भी रेडियस है, फ़र्ज़ करो कि वो जो है वो 2 मीटर है, 1 मीटर है, आधा मीटर है, सेंटीमीटर्स के अंदर है, ठीक है, जितना भी उसका जो है वो डिस्टेंस की वैल्यू है, उतना ही डिस्टेंस आप उसके सरकमफेरेंस के ऊपर मूव करो, यानी कि लीनियरली उसके ऊपर जो है मूव करो, एस यानी कि एक आर्क बनाओ, या फिर इस तरह से कहें कि उस सर्कुलर पैथ के ऊपर जो है यू मूव करो आप उतना ही डिस्टेंस, ठीक है। तो आपकी इनिशियल पोजीशन से जहाँ पे आप जाके ख़त्म होंगे, आपका जो रेडियस था सर्कल का वो फ़र्ज़ करो कि 2 मीटर का था, ठीक है, जिस सर्कुलर पैथ के ऊपर या जिस सर्कल के ऊपर आप लोग खड़े हुए थे। फिर आपने क्या किया कि उस सर्कल के बिल्कुल एंड के ऊपर आप गए, सरकमफेरेंस के ऊपर आप गए, और आपने इनिशियल पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, और चलते 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 जब आप पूरे 2 मीटर चल लिए, जब आपने पूरा 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया इसके सरकमफेरेंस के ऊपर, तो इस 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो भी आपका इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन से एंगल बन रहा है सर्कल के सेंटर के ऊपर,
उसकी जितनी भी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, 1 रेडियन। क्या कहलाएगी, 1 रेडियन। तो ये आपके पास डेफिनेशन है 1 रेडियन की कि 1 रेडियन क्या होता है। इसके बाद हम लोग रिलेशन देखते हैं कि 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन आ रहे होते हैं, या फिर एक रेडियन के अंदर कितने डिग्री आ रहे होते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने जो है वो मीटर और सेंटीमीटर के दरमियान में, या किलोमीटर और मीटर के दरमियान में जो रिलेशन देखे थे। अच्छा, अब इसके अंदर 2 चीज़ें आप लोगों ने जो ध्यान में रखनी है, फिर ये सबको पता होती है, बचपन के अंदर आपको पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर। सबसे पहली चीज़ क्या कि एक कंप्लीट साइकिल या फिर एक कंप्लीट सर्कल के अंदर कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री। ये तो सबको पता है, ये ऑब्वियस सी बात है कि एक पूरे के पूरे सर्कल के अंदर आप लोगों ने डी लिया होगा, ठीक है। डी जो होता है हाफ सर्कल होता है, डी जो होता है वो क्या होता है, हाफ सर्कल। यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा होता है, यहाँ पे जो 90 आता है और यहाँ पे क्या आता है 180। और अगर इसी डी को जो है दोबारा से आप यहाँ पे लगा दो, या फिर एक दूसरा डी जो है उसके साथ यूँ करके लगा दो, तो 180 और यहाँ से 180 कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो एक कंप्लीट सर्कल के अंदर कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री। ये बात सबको पता है। फिर सरकमफेरेंस कितना होता है किसी सर्कल का। कोई भी आपके पास सर्कल हो, कोई भी आपके पास सर्कल हो, उसका जो सरकमफेरेंस है उसकी वैल्यू कितनी होती है, फिर उसकी वैल्यू कैसे हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है वो जो किसके बराबर है, 2πr। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो है वो आपके पास, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट करो, चलते 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 वापसी इसी पॉइंट के ऊपर आओ, तो जो डिस्टेंस है अगर आपको मेजर करना है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो वो कैसे मेजर होगा, 2πr। 2πr ये फॉर्मूला होता है, बचपन के अंदर सब ने जो पढ़ा हुआ होगा। ये नहीं भी पढ़ा तो आप जो अभी अपनी किसी भाई की जो छोटी क्लासेस के अंदर है, 4th 5वीं या 6ठी, उसके अंदर देखना, सर्कल वाले चैप्टर के अंदर, ये सर्कल वाले पोर्शन के अंदर ये वाला फॉर्मूला लिखा होगा जो कि 2πr के बराबर होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें तो ऑब्वियस थी, ये सबको पता है। अब इन्हीं 2 चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग रिलेशन बनाने वाले हैं रेडियन और डिग्री का। ये 2 चीज़ें आ गई, और इसके अलावा हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है, वो किसके बराबर है, S = r थीटा, ठीक है। S = r थीटा, और इसी फॉर्मूले से हम लोग जो है वो अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो वो थीटा = S/r आएगा। ये r यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास 2πr है, 2πr ये सरकमफेरेंस की वैल्यू होती है। तो और सरकमफेरेंस अभी हमने देखा कि ये जो S होता है, ये जो S होता है हमारे पास आर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली, इसे हम लोग S बोल रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ, चलते 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 पूरे यहाँ तक आ जाऊँ, तो जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास फिर भी तो S ही कहलाएगा ना। और S की वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी, 2πr के बराबर। तो यहाँ पे S की जगह पे हम लोग 2πr लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब मैंने पूरे का पूरा सरकमफेरेंस जो है यहाँ तक मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, मैं इसको जो है वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इतने से r को जो है वो कंसिडर नहीं कर रहा, बल्कि पूरे के पूरे सरकमफेरेंस की वैल्यू अगर लूँ तो ये तब भी तो S ही कहलाएगा, तब भी तो ये एक r की होगी। और इसकी वैल्यू हमें पता है कि कितनी हो जाएगी, 2πr। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल की वैल्यू कितनी होती है, 2πr, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर हम लोग S की वैल्यू डाल दें, इस वाले फॉर्मूले के अंदर अगर हम लोग S की वैल्यू डाल दें जो कि 2πr के बराबर है, और डिवाइडेड बाय r इसी फॉर्मूले वाला, तो इस r से ये वाला r जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी, 2π, और साथ में जो है वो हमने r से r कैंसिल कर दिया। और ये क्या है, ये आपके पास रेडियन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास पूरे के पूरे कंप्लीट सर्कल के अंदर रेडियन आते हैं वो कितने आते हैं, 2π रेडियन। ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये बेसिकली असल में रेडियन के अंदर ही होता है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मतलब अगर इसको आप यहाँ पे रख के डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद जो आपके पास यूनिट आएगी इस वाले एंगल की, वो रेडियन आएगी, जो कि किसके बराबर है, 2π के बराबर है। 2π रेडियन मतलब एक कंप्लीट सर्कल के अंदर जो आपके पास, जैसे हम लोग ने यहाँ पे डिग्री के अंदर लिखा हुआ है ना कि एक कंप्लीट साइकिल के अंदर कितनी डिग्री होते हैं, 360 डिग्री। अब हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि एक कंप्लीट सर्कल के अंदर अगर हम लोग एक कंप्लीट राउंड ट्रिप लगाएं तो जो थीटा है वो रेडियन के अंदर कितना होगा, तो वो कितना है, 2π रेडियन। अब इन दोनों इक्वेशंस को या फिर इन दोनों चीज़ों को हम लोग जो है वो आपस में मैच कर सकते हैं। इसको बोल दो कि इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। और जब हम लोग कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जब आप लोग कंपेयर करोगे तो क्या बनेगा कि 360 डिग्रीज जो है वो किसके बराबर है, 2π रेडियंस के,
ये आपके पास रिलेशन है, बेसिक रिलेशन जो है वो आपके पास ये है कि 360 डिग्रीज़ के अंदर 2 पाई रेडियंस होते हैं। और पाई की वैल्यू क्या है वो सबको पता है, 3.142। यहाँ पे जो है वो 3.142 डालो, 2 को मल्टीप्लाई करवाओ 3.142 से, तो 360 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं वो आपको पता लग जाएंगे। अब अगर आपको देखना है कि एक रेडियन के अंदर कितने डिग्री होते हैं या फिर एक डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं, तो वो भी आप अब मज़े में जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कि हमें ये वाला रिलेशन पता लग गया ना कि 360 डिग्रीज़ के अंदर यानी कि कंप्लीट राउंड ट्रिप के अंदर 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो इसको अगर मैं यूँ उल्टा करके लिख दूँ कि 2 पाई रेडियन के अंदर कितने होते हैं 360 डिग्रीज़। सही, मतलब इसको यूँ ही उल्टा करके लिख दिया। अब मुझे पता करना है कि एक रेडियन के अंदर कितने डिग्री होते हैं। तो ये जो 2 पाई है, अगर मैं इसको इक्वल टू के जो है वो इस तरफ ले जाऊँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 1 रेडियन, और यहाँ पे क्या है 360 और डिवाइडेड बाय 2 पाई, 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो एक रेडियन की वैल्यू मुझे पता लग जाएगी कि एक रेडियन के अंदर कितने जो है वो आपके पास डिग्रीज आ रहे होते हैं। ये 2 जो है वो कटेगा इससे और ऊपर आएगा कितना 180, ठीक है। और एक और रिलेशन भी आप लोग जो है वो पता कर सकते हो इसी से कि 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे जो आपके पास 180 है, तो इसका मतलब कि 180 डिग्री के अंदर कितने पाई रेडियंस होते हैं, तो ये भी आप लोग जो है वो जहन में रख सकते हो कि एक 360 डिग्री के अंदर कितने 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री के अंदर कितने सिर्फ पाई रेडियन यानी कि 3.142 रेडियन। और अब अगर जो है वो एक एक का रिलेशन देखना है तो वो भी आप लोग निकाल के देख सकते हो कि एक रेडियन के अंदर कितने डिग्री होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कितना बच गया, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय पाई। 180 को डिवाइड करो 3.142 से और जितनी वैल्यू आ रही होगी आपके पास उतने आपके पास जो है वो रेडियन उतने जो है वो आपके पास डिग्री होते हैं रेडियन के अंदर। तो एक रेडियन किसके बराबर है, इसको अब जब आप लोग डिवाइड करोगे कैलकुलेटर अगर आप लोगों के पास है तो 180 डिवाइड बाय 3.142 जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी 57.3 या इसी के करीब करीब जो है वो वैल्यू आएगी। तो इतने डिग्री जो है वो आपके पास एक रेडियन के अंदर होते हैं। एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है 57.3 डिग्री के बराबर, ठीक। और इसी तरह अगर आपको डिग्री के अंदर देखना है कि कितने रेडियन होते हैं तो इसको उलट दो यूँ कि 360 डिग्री मतलब यही वाली जो चीज़ है इसी के आगे कंटिन्यू करो इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो 360 वहाँ ले जाके डिवाइड कर दोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 डिग्री और यहाँ पे 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 और आगे रेडियन। तो आपको एक डिग्री की भी वैल्यू पता लग जाएगी कि एक डिग्री के अंदर कितने रेडियंस आ रहे होते हैं। और जब आप इसको डिवाइड करवाओगे तो जो आपके पास आंसर आएगा 0.01745 और रेडियन 0.01745 रेडियन, ये आपके पास जो है वो आंसर है कि एक डिग्री के अंदर इतने रेडियन आ रहे होते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो रेडियन है वो आपके पास एक बड़ी यूनिट है। रेडियन आपके पास एंगल को मेजर करने की बड़ी यूनिट है। एक रेडियन के अंदर कितने 57.3 डिग्रीज आ रहे हैं, मतलब कि ये आपके पास अगर एंगल को मेजर करने का आप अगर हम लोग वैसे देखें तो ये 0 होता है, ये 90 होता है, ठीक। और जो 50 ये तकरीबन जो है 60 के करीब करीब है ना। तो कुछ इस तरह से मतलब अगर वैसे ही हम लोग बनाए बगैर कैलकुलेशन के तो ये आपके पास अगर 57.3 डिग्रीज हो तो ये एक रेडियन के बराबर होता है, मतलब एक रेडियन जो है वो इतना होता है। तो तभी ये आपके पास क्या है बड़ी यूनिट है। जैसे हम लोगों ने मीटर और किलोमीटर के अंदर देखा था ना कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने 1000 मीटर आ रहे होते हैं, तो किलोमीटर बड़ी यूनिट है, जो मीटर है वो आपके पास छोटी यूनिट है। इसी तरह से रेडियन जो है वो आपके पास एक बड़ी यूनिट है और एक रेडियन के अंदर 57.3 डिग्रीज आ रहे होते हैं। और ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी वो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी, कि एक कंप्लीट साइकिल के अंदर या फिर 360 डिग्री के अंदर 2 पाई रेडियन होते हैं, ठीक है। एक ये वाली चीज़ कि 180 डिग्री इसके अंदर पाई रेडियन होते हैं और कुछ भी नहीं किया हमने हाफ से जो है डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे कि डिवाइड हो गया। तो हमें ये पता लग गया कि हाफ सर्कल के अंदर मतलब अगर यहाँ से कोई चलना स्टार्ट करे और करते 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 यहाँ तक आए तो डिग्री के अंदर जो
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा 180 डिग्री, और रेडियन के अंदर कितना होगा पाई डिग्री और पाई रेडियन। डिग्रीज के अंदर कितना होगा 180 डिग्री, और रेडियंस के अंदर कितना होगा पाई रेडियंस, यानी कि 3.142 रेडियंस। ठीक है, और इसके बाद जो है वो हम लोगों ने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि एक रेडियन के अंदर 57.3 जो है आपके पास डिग्रीज होते हैं, और एक डिग्री के अंदर जो आपके पास 0.01745 रेडियन होते हैं। तो ये सारी की सारी जो थी वो आपके पास कन्वर्जन समझ लो, या फिर एक किस्म का रिलेशन समझ लो कि रेडियन और डिग्री के दरमियान क्या रिलेशन है। अब अगली वीडियो से जो हम लोग जितने भी हमारे नेक्स्ट पैरामीटर थे जो कि एंगुलर वेलोसिटी है, इसी तरह फिर आपके पास जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, और भी जितनी भी चीज़ें वो नेक्स्ट वीडियो आने वाली वीडियोस के अंदर जो हम लोग कवर करते जाएंगे। जैसे आज हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।